बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम देखने वालों और सुनने वालों को एवरीडे नाल विद मना पर खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं नवाजिद से कोई मकतल में गया कि एपिसोड 11th। और जो मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आपके लिए नए नए नावल लेकर आते रहें। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इंतहाई बदनीयत है आप, उसे बुरी तरह घूरते वो यही कह सकी। अब्दुल बारी के हाथ झटकते उससे काफ़ी दूर हो गई। वो इन अल्फाज पर कह कबार हुआ था वो जो कई बार पहले भी दोहरा चुकी थी। राबेल रुको तो, कहाँ जा रही हो? इतनी जल्दी भाग रही हो? मोहब्बत का अमली मुजाहरा तो देखती जाओ। अभी तो जाने अजीज़ दिल के बहुत से राज खोलने हैं। वो फुल मूड में था, सरमस्ती लिए गोया था। वो ध्यान दिए बगैर बाहर निकल गई। अभी इसी में आफियत थी। वो एकदम बेपनाह मोहब्बतों के साथ में आ गई थी। ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो गई थी। एक दर्द सा दिल में हर वक्त रहता था, अब वो ख़त्म हो चुका था। अब्दुल बारी की सारी ज़िंदगी खुले किताब की तरह उसके सामने थी। अब कोई राज नहीं था। हर तरफ मोहब्बतें ही मोहब्बतें थी। अब्दुल बारी की मोहब्बतों, शिद्दतों, बेचैनियों, बेकरारियों का बादल हर लम्हा टूट कर बरसने को बेताब होता था। वो अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करती कम था। अल्लाह ताला ने उसके लिए एक गोहर नायाब मुंतखब किया था। अपनी गुज़श्ता तमाम बातों, एतराज़ात और बेवकूफ़ियों पर हर लम्हा शर्मिंदगी महसूस होती थी। बल्कि अब तो इस सोच से ही दिल की धड़कनें थमने लगती थी कि अगर अब्दुल बारी के अलावा कोई और ज़िंदगी में आ जाता तो न जाने क्या होता। इस केस के बाद अब्दुल बारी धुंधई से नए कारनामे सर अंजाम दे रहा था। अफसरान बाला ने उस पर अच्छा खासा दबाव डाला था, मगर वो किसी को भी खातिर में नहीं लाता था। इस केस की कामयाबी पर अब्दुल बारी और उसके साथियों को भारी एजाज़ात, इनामात और तमगा इम्तियाज से नवाजा गया था। हर तरफ अब्दुल बारी का बोलबाला था, सो उसके अफसरान बाला कुछ देर को खामोश हो गए थे। इसलिए अब्दुल बारी अब सरेआम बगैर किसी की परवाह के हर काम डंके की चोट पर सर अंजाम देने लगा। आज कल भी किसी अहम केस पर वो काम कर रहा था। किसी बच्चे के अगवा का केस था, उसके पीछे पूरा एक गिरोह काम कर रहा था। दिन रात एक के वो उस केस को हल करने में लगा हुआ था। अब सिर्फ फाइनल स्टेप उठाने की देर थी। अब उसके रातों को गायब रहने पर किसी ने भी एतराज़ात नहीं किए, बल्कि सभी अब फिक्रमंद रहने लगे थे। उसकी कामयाबी के लिए दुआएं करने वाले बेपनाह हाथ होते थे। अब्दुल बारी दोपहर के करीब घर आया तो सामने ही लॉन्ज में बैठी टीवी देख रही थी। कोई नगमा चल रहा था। पूरे लॉन्ज में आवाज़ नुमाया थी, हर लहजा है मोमिन की नई आन, नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, कहार गफ्फार कुद्दूस जबरूत, ये चार अनासर हों तो बनता है मुसलमान। हर हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। राबेल पूरी तरह मुनहमिक थी। वो आगे बढ़ आया था। अस्सलाम वालेकुम राबेल जान। वो हर पुरजोश अंदाज था। वो चौंक कर पलटी, अब्दुल बारी को देखकर मुस्कुरा दी। वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त घर पर कैसे? वो टीवी की आवाज़ धीमी करके उठ खड़ी हुई। क्या करूं, तुम्हारे बिना ऑफिस में भी एक पल को सुकून नहीं मिलता। दिल चाह रहा था कि उड़कर तुम तक पहुंच जाऊं और देख लो अब सामने हूं। बेताबाना अंदाज में वालहानापन लिए उसके गिर्द मजबूत बाजों का हिसार खींचते हुए वो इंतहाई मोहब्बत से कह रहा था। हर गुजरता पल दोनों की मोहब्बत में इजाफा करता जा रहा था। वो तो अपने आप को संभाल लेती थी, मगर अब्दुल बारी कब कोई बात छुपा कर रखने वाला था। जब से अपना आप बयां किया था तो फिर कुछ नहीं छुपा रहा था। वो उसकी गुर्बत की गर्मी में बोल भी ना सकी। राबेल तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत है। जब भी तुम्हारी आंखों में देखता हूँ मुझे अपना आप भूलने लगता है। ना जाने तुम क्या हो, मेरी सारी सुध बुध ख़त्म कर दी है तुमने, किसी काम का नहीं रहा मैं। वो इर्द को फरामोश के कह रहा था। राबेल पसीने पसीने हो गई। क्या करते हैं भाभी घर पर हैं? आज वो अपने कमरे में है। अपने होठों पर ज़ुबान फेरती वो मुश्किल कह पाई, वरना कुछ बोलना मुश्किल था। उसकी गुर्बत का नशा ऐसे ही सर चढ़ कर बोलता था। अच्छा। उसने आस्ती से इसे खुद से जुदा किया। बगौर देखने तकने लगा। वो पजल हो गई। वो पजल होने लगी। आप बैठे, मैं खाने को कुछ लाती हूँ। उसकी नज़रों की वारफतगी से घबरा कर उसने खिसकना चाहा, मगर अब्दुल बारी नफ़े में सर हिला गया। खाने का मेरे पास वक्त नहीं, बस तुम्हें मिलने आया था। वो इसे अपने हिसार में लिए सोफे पर जा बैठा। वो कोई मज़ामत भी ना कर सकी, जबकि भाभी घर पर थी और अब्दुल बारी को कोई परवाह ही ना थी। तुम्हारे हाथ कितने खूबसूरत हैं, नर्म और नाजुक रुई के गालों जैसे। राबेल के हाथ अपने चेहरे पर फेरते आंखें बंद किए वो गुम था। राबेल ने घबरा कर इर्द गिर्द देखा, फिर हाथ खींच लिया। अब्दुल बारी ने आंखें खोल कर देखा। कितनी जालिम हो तुम। मैं तुम्हारी दीद के लिए इतनी दूर से भाग आ रहा हूँ और तुम हो के
اس نے کچھ خفگی سے کہا، مگر پھر اگلے ہی لمحے ٹون بدل گیا۔ تم نے کبھی سوچا ہے اگر کبھی میں نہ رہوں تو تم میرے بعد کیا کرو گی؟ وہ اتنی غیر متوقع گفتگو، وہ بھی اتنی سنجیدگی سے شروع کر دے گا، اسے اندازہ نہیں تھا۔ رابیل نے کچھ الجھ کر دیکھا۔ کیا بات ہے؟ وہ یہ ایک دم مرنے کا شوق کیوں ہو رہا ہے؟ اپنے آپ کو نارمل کرتے پوچھا۔ فرض کرو نا اگر میں واقعی مر جاؤں، بھائی دوسری شادی کے چانس تو پکے ہیں نا؟ آنکھوں اور چہرے پر واضح شرارت چمک رہی تھی۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹی۔ عبدالباری، وہ بہت کم اسے پورے نام سے پکارتی تھی ورنہ باری ہی کہتی تھی۔ وہ مسکرایا۔ اس وقت رابیل کا غصہ دیکھنے کے قابل تھا۔ بھائی فرض کر رہا ہوں نا، بیوہ کو اسلام دوسری شادی کا حق دیتا ہے۔ وہ اب بھی شرارت پر آمادہ تھا۔ رابیل نے کوشن اٹھا کر اسے دے مارا۔ یہ تو میں بعد میں دیکھوں گی کیا حق حاصل ہے اور کیا نہیں، پہلے یہ تو بتائیں یہ موت کا بھوت ایک دم سر پر کیوں سوار ہونے لگا ہے؟ وہ فوراً دو ہاتھ کرنے پر تل گئی تھی۔ عبدالباری کا ہنس کر برا حال ہونے لگا۔ باری، اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی۔ جی باری کی جان، وہ فوراً سنجیدہ ہوا تھا۔ دراصل تھوڑی دیر بعد ایک اہم ریڈ پر جا رہا ہوں، ایک بچے کی بازیابی کا کیس ہے، کافی بڑا گینگ ہے، کبھی اتنا دل نہیں گھبرایا، اس لیے تم سے ملنے گھر آ گیا۔ دعا کرنا کامیاب لوٹو، حالات خطرناک ہیں، زندگی اور موت کا کچھ علم نہیں۔ پہلے مجھے موت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، مگر ابھی میں اپنے بچے کو دیکھے بغیر نہیں مرنا چاہتا۔ کتنی حسرت تھی اس کے لہجے میں، وہ حیران رہ گئی۔ کس قدر سنجیدہ تھا وہ! دل ہی دل میں خوف زدہ ہوئی، مگر پھر بھی حوصلہ دینے کو کہنے لگی۔ حد ہوتی ہے کم ہمتی اور بزدلی کی بھی، جب اس فیلڈ میں ہیں تو کیا پتہ کون سی گولی کب زندگی سے جدا کر دے۔ اس کے باوجود بزدلوں والی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر موت کا اتنے خوف سر پر سوار ہے تو مت جائیں جس طرح دوسرے افسر ہاتھ پر ہاتھ دھرے ضمیر فروش بنے بیٹھے، دونوں ہاتھوں سے جیبیں بھر رہے ہیں، آپ بھی بھر لیں۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ اس وطن کے نونہال جو کہ کل کے ممارے وطن، وہ بک جائیں گے۔ جہاں اتنا گناہ ہو رہے ہیں، صرف قانون فائلوں تک محدود ہے، اسے بھی کسی فائل میں بند کر کے ربن سے گرہ لگا کر ایک کونے میں رکھ دیں۔ جہاں اتنے لوگ وطن کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں، وہیں آپ بھی بے ضمیر بن جائیں۔ یہاں چوری ہو یا ڈاکہ، کسی کا بچے گواہ ہو یا قتل، اللہ حکام کے سر پر جوں تک نہیں رینگتی۔ آپ بھی خاموش ہو جائیں، بے فکر ہو جائیں۔ یہ ملک جس کے لیے لاکھوں قربانیاں دی گئی ہیں، برباد ہو یا مسمار۔ اس کا لہجہ آخر میں کتنا کڑوا اور زہر خند ہو گیا تھا۔ نہیں رابیل، میں ایسا نہیں ہوں۔ میرا تو خود دل چاہتا ہے کہ اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے والوں کو چن چن کر جہنم وصل کر دوں، نیست و نابود کر دوں، مگر بہت بااختیار ہونے کے باوجود میرے ہاتھ ابھی بھی بندھے ہوئے ہیں۔ اب مجھے ایاز سرفراز جیسا رہبر نہیں ملے گا۔ سی ایس پی تیمور سکلین سے لے کر ڈی آئی جی اکرام رحمان تک میری جان کے دشمن ہیں۔ ان کا بس نہیں چل رہا کہ وہ مجھے صف آستے سے ہی مٹا دیں۔ تم مجھے بزدلی کا طعنہ مت دو، میں اس میدان میں ایک مقصد لے کر آیا تھا، شہادت کا رتبہ یا پھر فتح۔ زندگی سے کبھی اتنا پیار نہیں ہوا، بس اب تم سے بچھڑنے کو دل نہیں چاہتا۔ ہر لمحہ زندہ رہنے کی خواہش بڑھتی جا رہی ہے۔ جب بھی خیال آتا ہے کہ اگر میں مر گیا، وہ بھی اپنے بچے کو دیکھے بغیر، تو آخری سانس تک ایک تشنگی سی دل میں رہے گی۔ وہ پرعزم تھا، مگر آخر میں اس کا لہجہ ٹوٹ سا گیا تھا۔ رابیل کی آنکھیں جلملانے کو بےتاب ہو گئی۔ دل چاہ رہا تھا کہ اسے روک دے کہ وہ ایسی باتیں مت کرے، مگر دل خود بخود چاہ رہا تھا کہ آج اسے جی بھر کر باتیں کرے۔ وہ جس مقصد کے لیے نکل رہا ہے، وہاں نہ جانے اس کے لیے کیا ہو۔ آپ ایسی ہی باتیں کر کے اپنا مقصد اور عزم مت کھوئیں، خوشی خوشی جائیں۔ اپنی طرف نہیں دیکھیں، ان ماؤں کی طرف دیکھیں۔ نہ جانے کتنی ماؤں کی گودیں ایسے ہاتھ برباد کر چکی ہیں۔ کل جب ہمارا بچہ ہوگا تو کیا پتہ کون سے ہاتھ اس کی طرف لپک آئیں۔ بہتر یہی ہے کہ ان ہاتھوں کو ابھی سے کاٹ دیں۔ وہ بہت حوصلے سے اسے سمجھا رہی تھی۔ تم کتنی حوصلہ مند ہو! تمہیں دیکھ کر مجھے تم پر اشک آتا ہے۔ کبھی نہیں تم ڈگمگائی، اب بھی تم میری راہ کی کرن روشنی ہو، میری محبت۔ عبدالباری نے بہت جذب سے اسے خود میں سمیٹ لیا تھا۔ آنسو بہنے کو بےتاب تھے۔ وہ بمشکل پیچھے دھکیل رہی تھی، دھیرے دھیرے مسکرا رہی تھی، جبکہ جسم جان کنی کے عمل سے گزر رہا تھا۔ کتنا عزیز ہو گیا تھا وہ اسے، اب اس کے بغیر رہنے کا تصور ہی سہانے روح تھا۔ ابھی نکل رہے ہیں؟ خود کو کمپوز کرتے ہوئے پوچھا۔ بس دعا کرو۔ عبدالباری نے اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا تھا۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ چلا گیا۔ وہ جیسے جیسے دور ہو رہا تھا، رابیل کی نگاہوں میں آنسو بھرتے جا رہے تھے۔ اللہ آپ کا! اس دفعہ بھی عبدالباری سرخرو کامیاب لوٹا تھا۔
पूरा गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया था। सिर्फ 2 अफराद भागने में कामयाब हो गए थे। वो ये सब अपने तौर पर कर रहा था। तैमूर सकलैन सीएसपी की तरफ से उस पर बहुत दबाव था, मगर वो किसी की भी नहीं सुन रहा था, किसी को भी खातिर में नहीं ला रहा था, चूँकि उसका गुज़िश्ता रिकॉर्ड बेदाग था, सो उसके मुतालिक कोई अमली कदम भी नहीं उठा रहा था। वो हर केस बहुत एहतियात से हल कर रहा था। गुज़िश्ता वाक़यात की तरह उसने इस केस की भी प्रेस में और पूरे मीडिया के ज़रिए कवरेज करवा दी थी, सो कोई भी इस पर हाथ डालते हुए सौ बार सोच रहा था। जबकि इस दफ़ा इसने जिन लोगों को गिरफ्तार किया था, उन्होंने डीआईजी इकराम रहमान के मुतालिक काफ़ी कुछ उगला था। अब्दुल बारी का अब अगला टारगेट इकराम रहमान था, मगर वो इस पर हाथ डालने से पहले हर तरह से तसल्ली कर लेना चाहता था। मजबूत और ठोस शवाहिद की रोशनी में पक्के हाथ डालना चाहता था। वो अपने ऑफिस में था जब अरकम की कॉल आई। वो फ़ौरन निकल खड़ा हुआ था। अरकम के पास इकराम रहमान के मुतल्लिक़ काफ़ी सबूत थे। इधर-उधर की भाग दौड़ में अब्दुल बारी का सारा दिन निकल गया था। शाम के करीब वो घर लौटा। सामने सभी परेशान और मुतफक्किर दिखाई दिए थे। क्या हुआ? भाभी, अम्मी और अबेल को रोते देखकर उसने पूछा। सुबह फ़ात स्कूल गया था, उसे किसी ने अगवा कर लिया है। उसके स्कूल से पता करवाया तो इल्म हुआ कि कोई 2 आदमी तुम्हारा नाम लेकर उसे ले गए थे। बाबा ने बताया। वो हैरान और शशदर रह गया। थोड़ी देर पहले कुछ नामालूम लोगों का फ़ोन आया है, सख्त धमकियाँ दे रहे हैं। वो कह रहे थे, अगर हमें फ़ास ज़िंदा सलामत चाहिए तो तुम उनके गिरफ्तार किए हुए आदमियों को छोड़ दो। वो चुप का चुप खड़ा रह गया। राबेल अपने बच्चे की बात कर रही थी और यहाँ वो हाथ उनके घर भी पहुँच गए थे। फुरकान भाई ने बताया, अम्मी भाभी का रो कर बुरा हाल हो रहा था। राबेल और राबेल, जिसकी अपनी हालत इन दिनों कुछ ऐसी थी कि इसे जितना भी टेंशन वगैरह से दूर रखा जाता इतना ही बेहतर था, मगर वो अपनी हालत की परवाह किए बगैर भाभी रम्मी के साथ लगी दिलजोई कर रही थी। राब्ता करने के लिए उन्होंने कोई मैसेज वगैरह तो छोड़ा होगा। फ़हद तो ऐसे उसे बहुत ही अज़ीज़ था। ये और बात थी कि कभी आगे बढ़कर मुज़ाहरा नहीं किया था, और अब ये नंबर लिखवाए थे उन्होंने। हमने 1-2 दफ़ा इन नंबर्स को ट्रेस करवाने की कोशिश किया, मगर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा। बाबा ने उसे एक पर्चा थमाया था। वो बगौर देखने लगा। बेफ़िक्र रहें और हौसला कीजिए, मैं देखता हूँ इंशाअल्लाह फ़हद ज़िंदा सलामत घर आएगा। पर्चा जेब में डालकर वो बाहर निकल गया था। बारी रुको, अभी वो गाड़ी में बैठ रहा था जब रवेल की आवाज़ पर रुक गया। पलट कर उसे देखा। रो रो कर आंखें सूजी हुई थी। बड़ी सी चादर में अपने वजूद को छुपाए वो उनके करीब आई थी। ख्याल रखिएगा, किसी भी लम्हे जज्बाती न हो जाइएगा। एक तरफ वतन के दुश्मन हैं तो दूसरी तरफ फ़हद। बस हमें फ़हद चाहिए ज़िंदा सलामत। कुछ भी करें, बस वो हमें ला दें, वरना भाभी रो रो कर मर जाएंगी। हाथों में चेहरा छुपा कर वो रो पड़ी थी। अब्दुल बारी ने लब खींच लिए थे। हौसला रखो, इंशाल्लाह वो मिल जाएगा। आग जब घर को लगती है तो इल्म होता है कि उसकी तपिश क्या है। उसने इससे दावा बहुत बड़ा किया था, और आज अब्दुल बारी इसका कंधा थपथपा कर चला गया। खून के रिश्तों की कशिश और दुख कितना गहरा होता है। पीछे वो डबडबाई आंखों समेत उसे देखती रही। अब्दुल बारी ने लोगों से राब्ता किया। मसालत की कोई राह निकालनी चाहिए, मगर वो किसी भी तरह आमादा ना हुए। फ़ात के बदले उनकी डिमांड बहुत बड़ी थी। उसने बड़ी जान जोखिम से ये केस हल किया था। बहुत सा दबाव बर्दाश्त कर किया था, हत्ता कि मौत की भी परवाह न करते हुए वो बेखौफ व खतर जंग में कूद पड़ा था। एक तरफ वतन के बागडोर संभालने वाले नौनिहालों का मुस्तकबिल खतरे में था, मट्टी का कर्ज था, तो दूसरी तरफ अजीज़त जान हस्ती थी। वो कभी भी रिश्तों के मुतालिक इतना हसास नहीं हुआ था सिवाय राबेल के, मगर इस मोड़ पर आकर वो उलझ गया था। वतन से बढ़कर कोई चीज़ अहम नहीं। जब ये वतन ही नहीं होगा, उसकी बागडोर संभालने वाले हाथ ही नहीं होंगे, तो फिर क्या हम और क्या हमारे बच्चे। खुद से लड़ते लड़ते एक फैसला हो गया था। खून की कशी से ज़्यादा वतन की मोहब्बत जीत गई थी। एक नए अज़म, एक नए वलवले के साथ वो मैदान में उतरने के लिए तैयार था। तैयारी हर तरफ से मुकम्मल थी। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में थी, कि अल्लाह के हाथ में है। वो बेहतर तदबीर तो कर सकता है, और वो आखिरी दम तक अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं था। जदीद दौर था, सब लोग बहरूप बदले हुए थे, पूरी प्लानिंग की गई थी। कमी तो वो पहले भी कोई नहीं होने देता था। इस दफ़ा ख़ास तैयारी की थी। बहुत खुफिया पैमाने पर कार्रवाई की गई थी। ज़मीन की तह तक जा खंगाला था। फ़ाहद सही सलामत मिल गया था, मगर वो खुद इस रेड में बुरी तरह ज़ख्मी हुआ था। अगर अरकम फ़ाहद को घर ले गया था। घर के इर्द गिर्द पुलिस का सख्त पहरा लगवा दिया गया था। खुद तो वो इस हालत में भी ना था कि कुछ कर सकता। अरकम की सख्त ताकीद की थी कि घर वालों को उसके ज़ख्मी होने से कतई बेखबर रखा जाए, और अरकम ने और दूसरे साथियों ने उसके काम को बखूबी सर अंजाम दिया था। पीछे घर वाले कतई बेखबर थे। सब यही समझे हुए थे कि वो किसी न किसी काम में उलझा होगा। अलबत्ता फ़ोन पर 1-2 दफ़ा बात की थी, जिससे घर वाले मुतमईन हो गए थे।
جی تو یہ ہے آج کے ایپیسوڈ، ملتی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔